21 फरवरी को मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है। हम खड़े हैं मुंबई के वार्ड क्रमांक 97 में, जहां कई धुरंधर राजनीति के इस अखाड़े में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बात चाहे कांग्रेस की हो, शिवसेना की हो, भारतीय जनता पार्टी को हो, समाजवादी पार्टी की हो, एनसीपी की हो, ऐसे तमाम पार्टियों के साथ एक पार्टी बड़े दमखम के साथ इस चुनाव मैदान में उतरी है, जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM। वो MIM जिसने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कराई है और अब मुंबई महानगर पालिका के 227 वार्डों में अब वो कुंडली मारकर बैठ चुके हैं। सवाल वही कि जिन बुनियादी समस्याओं से ये मुंबई कर जूझ रहे हैं, क्या इस चुनाव के बाद उन मुंबई करों को उनकी समस्याओं से निजात मिल पाएगी? सवाल कई है और उसी का जवाब तलाशने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले रफत हुसैन साहब के पास जाएंगे, चूंकि रफत हुसैन साहब किसी नाम के मोहताज नहीं है। कई लोकाधिकार नाम की एक संस्था से सबसे पहले वो जुड़े रहे। इतिहास काफी अच्छा रहा है, लेकिन इस चुनावी रण संग्राम में उनकी क्या स्थिति है, ये हालात जानने के लिए हम चलेंगे उनके पास। रफत साहब, सबसे पहले आपके उम्मीदवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रगुजार हूँ संजय जी, जो आपने इन मुंबई चैनल को लाके 97 वार्ड में यहाँ की समस्याओं को उजागर करने का जो काम किया है, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। दूसरे, मैंने देखा है कि पिछले सालों साल से वार्ड नंबर 27 में बड़े धुरंधर नेता आए और किसी भी नेता ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं पिछले आज़ादी के बाद से जो समस्याएं थी वो आज भी वैसी समस्याएं हैं। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। आज यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बरसात होती है तो खड्डे हो जाते हैं। जो खड्डे भरने का काम हर नगर सेवक कहता है कि मैं जीत के आऊँगा और जीत के आने के बाद आपकी यह समस्या दूर करूँगा, लेकिन अफसोस की बात है हमने हर पार्टी को मौका दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, मनसे हो, सेना हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया है और लॉलीपॉप देने के अलावा कोई काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 97 वार्ड में आई है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी किसी नाम के मोहताज नहीं है। आसिफ तनवर साहब पिछले काफ़ी वर्षों से, क्योंकि वो यहाँ पर पैदा ही हुए हैं, पैदा होने के बाद उन्होंने अपने मोहल्ले में बचपन से लेके जवानी देखी है और हमेशा वो वोट देते चले आए। उनका भी मानना यही था कि भाई इस बार हम लोग मिलकर, यंग पीढ़ी और ज़ईफ़ लोग, जवान लोग सब मिलकर कम से कम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दें और एक ऐसी पार्टी जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर सेकंड नंबर की पार्टी बनकर आई है। और मैं समझता हूँ 2017 में BMC का जो चुनाव होगा और 21 फरवरी को जो वोटिंग डाली जाएगी और 23 फरवरी को जो हमारा सारे लोग जब जीत के आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर शिवसेना, BJP, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, NCP, ये सब एकदम भयभीत हो जाएंगे। क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाते हैं, हम जहाँ इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, वह सबसे ज़्यादा दर्द कांग्रेस को होता है। उन्होंने अपने बाप की जागीर समझ रखी है मुसलमानों को। वो ये समझते हैं कि मुसलमान जो है वो हमारी जेब में है और इनको हम जब भी डराएंगे, BJP सेना को दिखा के डराएंगे और वोट ले लेंगे। मियाँ जी, वो ज़माने चले गए जब चाचा बैठ के लील का फाख्ता मार लिया करते थे। अब नौजवान पीढ़ी जो है वो समझ चुकी है कि कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को लॉलीपॉप देती है। समाजवादी पार्टी के अबू हाशिम आजमी हमेशा से लॉलीपॉप देते चले आए, साथ के साथ NCP भी वही काम करती है। क्योंकि 1992-93 में जब बम विस्फोट हुए और मस्जिद शहीद हुई और मस्जिद शहीद होने के बाद जो दंगे हुए, वो हमारे जनाब शरद पवार साहब ही थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर। वो दंगा रोक नहीं पाए, बल्कि उन्होंने मुसलमानों को मरवाने का, कटवाने का काम किया। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मुसलमान NCP से टिकट लेकर खड़ा होता है, उनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि जिस शरद पवार की पार्टी ने हमारे कौम को बर्बाद किया, उसी पार्टी से वो खड़े हो गए और वोट मांगने आ रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को भी, मुस्लिम जो ऐसी पार्टियों में जाकर कौम को बरगलाने का काम करते हैं। अभी चंद दिन पहले शिवसेना और BJP में जब आपस में कहा सुनी हुई और BJP ने कहा कि हम आपसे सपोर्ट वापस ले लेंगे, तो ये माननीय शरद पवार साहब ये बोले कि भाई हम सपोर्ट दे देंगे। मतलब चोर चोर मौसेरे भैया है ये कोई इनका राजनीति, इससे कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। अगर BJP छोड़ देगी तो हम तुम्हारा साथ दे देंगे। तो मेरे भाई फिर MIM को क्यों बदनाम करते हो? इतने लच्छेदार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप
आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति आपकी प्रबल है। ज़्यादा पीछे से हटो ना, झूठ नहीं आता है यार, ऐसा हो जाओ ना, थोड़ा गोल करो ना, आधा काम करो ना, MIM जो है वो जीत नहीं कर पाए। फिर अंदर को देखिए, कैसा हमने 59 सीट मिला। यहाँ से खड़ा किया है और मेरा उम्मीद है कम से कम 50% हम सीटें जीतेंगे। लगभग 30 सीटें जीतने का हमारा टारगेट है और इंशाल्लाह 30 सीटें जीतने के बाद हम अंदर जाएंगे तो आप तमाशा देखेंगे वहाँ, क्योंकि जो काम के बल पर हम यहाँ महाराष्ट्र में आए हैं, हमने जो हैदराबाद में काम देखा है, पिछले 3 साल से हम हैदराबाद जाते आते हैं, वहाँ के कॉरपोरेटर, वहाँ के MLA और वहाँ के जो MP काम कर रहे हैं, कौम की खिदमत का जो काम कर रहे हैं वो हम अपनी आंखों से देखें। वहाँ पर हमारे लीडरों ने छोटे स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, आप ये बताइए बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर क्या कोई केले बेचने वाला या रिक्शा चलाने वाला मेडिकल में एडमिशन ले सकता है? 80 लाख रुपए डोनेशन दिया जाता है। यही शरद पवार जैसे लोगों के हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज हैं और ये लोग 80-80 लाख रुपए डोनेशन लेते हैं। ये है रिश्वत, हकीकत में रिश्वत है, लेकिन उसका नाम इंग्लिश में दे दिया गया डोनेशन। अरे शर्म आती है ऐसे नेताओं पर। हमारे नेता जो हैदराबाद में काम कर रहे हैं, फ्री में एडमिशन होता है। केले बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले बच्चा, बाप का बेटा डॉक्टर बन रहा है वहाँ पर, इंजीनियर बन रहा है वहाँ पर। ये कौम की खिदमत की जा रही है। कुल मिला के किसी मौके को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जो लहर MIM की इस मुंबई में दिखाई दे रही है, ये बेमिसाल और अपने मंजिल की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सदानंद शेट्टी, आपसे गुजारिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को यहाँ के युवाओं की वो भीड़ आप काफी करीब से दिखाएं और बताएं कि ये भीड़ वार्ड क्रमांक 97 की है। हाथों में MIM के झंडे लेकर चल पड़े हैं। राह कठिन है, चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि पार्टियां बड़ी बड़ी हैं और ऐसे में जो इनकी इच्छा शक्ति है वो प्रबल है। और देखना यह दिलचस्प होगा 21 फरवरी के दिन जब मतदार अपने घरों से निकलेगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा और चुनावी नतीजे जो निकलेंगे वो तय करेंगे यहाँ के राजनीति के वो समीकरण। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। जनाब, आपका नाम? शाहिद सैयद। शाहिद साहब, क्या उम्र है आपकी? मेरी 32 साल उम्र है। कितने साल से रहते हैं आप मुंबई में? यहाँ पैदाइशी रहता हूँ। 32 साल से आपने यहाँ रहते हो, तो होश जब से संभाला है आपने, कितने बार वोट दिया? मैंने आज तक 4 बार वोट दिया। 4 बार। हर बार आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से MIM के परचम चले पहली बार आपको देखा जा रहा है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि अब तक का जो अनुभव, जो तजुर्बा गत चुनाव का रहा आपके पास, किस प्रकार का रहा है? मेरा अनुभव सिर्फ इसी प्रकार का है कि जैसे आज तक MIM आने के पहले कई पार्टियां यहाँ पर आई, कई लोगों ने बयानबाजी किए, कई लोगों ने भाषणबाजी किए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। हमने हमारी आंख से इम्प्रूवमेंट देखा है, तो पूरे हैदराबाद में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हैदराबाद में हमने इम्प्रूवमेंट दिया है और उसी के बेस पे आज ये मजमा हमारे पीछे जमा हुआ है। हमारे भाई आसिफ तनवर के समर्थक बन के सब जमा हुआ है और हम लोग MIM को सपोर्ट करेंगे और MIM की सीट हम निकाल के लाएंगे, ये हमारी कोशिश है। और इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ इस मोहल्ले के अंदर। जो जीत कर आए उनका विकास हुआ, मोहल्ले का विकास नहीं हुआ। अब नहीं चलेगा, अब विकास हमको, हमारा विकास चाहिए, हमारे आने वाली हमको औलाद का विकास चाहिए। कुल मिला के अब नहीं चलेगा, हमें हमारा विकास चाहिए, आने वाली पीढ़ियों का विकास चाहिए। आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज। अजीज साहब, ये बताइए, हर बार चुनाव होता है, चुनाव प्रचार के दौरान नेतागण अपने अपने मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन सभी से यदि इन 24 न्यूज़ के माध्यम से हमने पूछा तो अमूमन सबका एक ही कहना है कि उनको हम 5 साल में देखते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने हुए आपकी MIM कितनी बार दिखाई देगी जनता को? अब दिखाई देगी सर, ये है कि इन लोगों ने इसके पहले आए थे, जितने भी जन वादे करके गए, वादे के बाद में कोई यहाँ पर आया ही नहीं आज तक। इसी के लिए हमारे रफत हुसैन साहब जो है ये पार्टी को लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर डेवलप होना जरूरी है। रोड का काम, पानी, तकलीफ, रोड का नाम लिया, थोड़ा सा कॉमा लगाएंगे आपके वाक्य में। रोड की आपने नाम ली, तो ये रोड मेरे ख्याल से जो जंक्शन से SP रोड तक जाता है, बद से बदतर हालात है। इस रोड को देखने के बाद ऐसा लगता है इसका कोई माई बाप नहीं, कोई नहीं है इसका। खाली जब इलेक्शन आता है तो इन लोगों ने काम शुरू करते हैं, इसके पहले कोई काम नहीं करता है। यहाँ पर लोग परेशान और तकलीफ में है। तो यही सोच के आप लोग ने MIM का ये आसिफ तनवर साहब को हम लोगों ने खड़ा किए। वो ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। साथ में रफत हुसैन साहब है जो इनका साथ दे रहे भरपूर। वार्ड 97 में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहा करते हैं और कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। अब उनकी जो औलादे हैं वो बड़े हो चुके हैं और वो भी
एक युवा वोटर बनकर सामने आए हैं और ऐसे में ये पूरी तरीके से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर कि एमआईएम इस बार कोई नया इन्वेंशन जरूर करेगा मुंबई में। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है फारूक तनवर का सबसे बड़ा भाई है। ये बताइए, आपके भाई साहब चुनाव मैदान में उतरे हैं, इसके पहले मेरे ख्याल से आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया करते जी, आज के जिंदगी भर हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन इस 20 साल में हमने कांग्रेस को कभी हमारी फैमिली से और हमारे जितने हमारे रिश्ते जो भी हमारे दोस्त सर्कल सब है उसमें एक नहीं है। हमने 20 साल से कांग्रेस को रिजेक्ट किया हुआ है। एक टाइम हमने इलेक्ट किया समाजवादी पार्टी को, फिर अपने बीजेपी भी है यहाँ पर, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। मतलब कि कईयों को आजमाया, जिसका दुम उठाया सबके सब मादा निकले, ये कहने का तात्पर्य है टारगेट। और हमारे जो काम है यहाँ पर पूरे बस्ती के अंदर ये गटर जो ड्रेनेज की ये भरी हुई है, कोई आके देखता नहीं है। हम लोग नमाज के लिए जाते हैं, उसके अंदर भी ये मामला है। और ये जो रोड आप सब देख रहे हैं, सब सो मंतर काम होता है, रुपया पब्लिक का म्यूनसिपालिटी का निकाल लिया जाता है और पब्लिक का कोई काम नहीं होता। ना यहाँ पर फुटपाथ है, ना ये रोड सही है। तो इसके अंदर हमारी ये पूरा है कि हमारे पूरे वार्ड में काम है, ऐसा नहीं कि हमारे पॉकेट में। मेरे ख्याल से 2 पीढ़ी आप गुजार चुके हैं। 3 पीढ़ी हमारी चल रही, तीसरी हमारे तीसरी पीढ़ी है। हमारे पौधे हो चुके हैं। मैं आपका ध्यान जी। साल 2000 पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। साल 2000 जब यहाँ पर मार्च डेमोलेशन हुआ था, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य के नाम को लेकर सड़क बनाने के लिए निकला बुलडोजर, कईयों के आशियाने पर चढ़ गया और आज भी कईयों के मकान टूटे हैं। वजह क्या है कि 17 साल बीत गए, वो कुछ भी कोई स्टेप नहीं लिया गया। देखो, वो रोड के कोर्ट के वाटर को फॉलो करने के नाम पे इस बस्ती को तोड़ा गया, वो रोड का वाटर ही पर, और ये रोड अभी तक बना नहीं। हम उसकी आवाज उठाएंगे म्यूनसिपालिटी में, कोर्ट तक लेके जाएंगे बात को कि भाई हमारी पब्लिक की बात क्यों नहीं सुनी। 16 साल हो गए और किसी को अभी तक घर भी नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जिन चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो उनको ये भी सोचना होगा कि अभी जो बातें हमने यहाँ सुनी है कि यहाँ पर रोड बनाने के नाम पर सबसे पहले डेमोलेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन जब डेमोलेशन बढ़ा तो दाएं क्या और बाएं क्या, जितने झोपड़े मिले सबको जमी दोच करते आगे बढ़ता गया। लेकिन आज भी जिनके मकान टूटे हैं वो बहुत ही विकट परिस्थिति का सामना करने पर मजबूर है। संक्रमण शिविर जो ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं उसमें वो अपने परिवारों के साथ किसी तरह दिन गुजार रहे हैं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो यहाँ के उम्मीदवार और साथ ही युवाओं की क्या सोच है उससे आपको तारुफ कराएंगे। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुंबई के नगर सेवकों, हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे सिर्फ इन 24 न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे पीछे खड़े जो धुरंधर हैं, ये हैं एमआईएम के धुरंधर। एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। आसिफ तलवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ तलवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ तलवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चा बच्चा मीम का, आसिफ भाई की टीम का। बच्चा बच्चा मीम का, आसिफ भाई की टीम का। आसिफ तलवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रफत हुसैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रफत हुसैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिलाकर रफत हुसैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैंडिडेट का नाम लिया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया जा रहा है, अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लिया जा रहा है। तमाम नेताओं के नाम लेकर ये चल पड़े हैं, तब उनके ये प्रेरणा स्रोत है। और खास करके ब्रेक पर जाने से पहले हमने यहाँ की तमाम समस्याओं से आपको रूबरू करवाया था। यहाँ पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना एक ऐसी योजना, जब ये शुरू हुई तो सबसे पहले मुंबई के सांता क्रूज चूनाभट्टी दौलतनगर में शुरू की गई और देखते ही देखते 17 साल बीत गए। जिन इलाकों में सारे योजना की शुरुआत हुई वहाँ पर भ्रष्टाचार का दीमक इतने अंदर तक जा घुसा कि आज तक वो बाहर निकलकर नहीं आ पाया। हम एक बार फिर जाएंगे रफत हुसैन साहब के पास और उनसे जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या रही कि आज तक ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई।
वजह आपने जो पूछी है बड़ी मुझे अफसोस होता है। यही कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर थे उस वक्त, यही कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे और यही कांग्रेस पार्टी के जो थे वो एमपी थे। और 2000 में जब रिवोल्यूशन चालू हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एसआरए स्कीम के तहत सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ। और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई घोटाला है एसआरए में, दीवान बिल्डर ने अगर किया है तो वो यहीं से है। क्योंकि आज तक न पीएपी के रूम दिए गए, यहाँ तक के जो लोगों के 2000 में रूम तोड़े गए, घर तोड़े गए, एक डेवलपमेंट के नाम से कि आपको एक अच्छा घर दिया जाएगा, आज भी वो ट्रांजिट कैंप में पड़े हुए या बिल्डर से भाड़ा लेकर वो कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं अपना एरिया छोड़कर। बड़ी तकलीफ होती है कि जब उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो जब हम लोगों के पास आते हैं और अपनी तकलीफ को सुनाते हैं। अरे हमें अफसोस से इस बात का है कि वही कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पर अभी वापस से नगर सेवक चुनाव के लिए खड़े हैं, जिनका रहना भी यहाँ पर नहीं है, वो सुबह को आते हैं 12-1 बजे आते हैं और शाम को चले जाते हैं। शांताकुज ईस्ट में उनका रहने का बंदोबस्त है, लेकिन क्योंकि वो बिल्डर लॉबी के दलाल हैं, कॉरपोरेटर कम है, क्योंकि वो दलाली करना है उनको। अभी जो स्कीम के अंदर वहाँ पे जो थोड़े झोपड़े बचे हैं उनकी भी दलाली खाना है इन्हें। मुझे अफसोस इसी बात का है कि हमारी कौम जागती नहीं है, कि कब जागेगी ये भी समझ में नहीं आता। इन्होंने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया है और इनका जो कहना है उसमें कितनी सच्चाई है ये सभी जानते हैं। चूंकि वास्तु स्थिति यही है कि जो ट्रांजिट कैंप बनाए गए थे उसकी चारदीवारी में एक परिवार किस तरीके से जैसे जेल में कैदी का अपना जीवन गुजारता है, उससे भी बदतर स्थिति है। हमारे साथ यहाँ पर एमआईएम के उम्मीदवार हैं आसिफ तनवर साहब, और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं यदि आप जीत के आए तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, अगर यहाँ की जनता अगर मुझे मौका देती है और मुझे चुन करके लाती है तो मैं सबसे पहले जो मेरा ग्राउंड वर्क होगा वो ये होगा कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट के नाम पर एसआरए ने जो है बहुत बड़ा खिलवाड़ किया हमारे साथ। हमारी सड़कें बदहाल हो गई है, हमारे इंटीरियर्स के अंदर जो रोडें हैं वो भी बहुत बदहाल है, यहाँ के ड्रेनेज बहते हैं। हालांकि हम जो है झोपड़पट्टी में जो 2000 के पहले तक हम झोपड़पट्टी में रहते थे, लेकिन हम एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम एक आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जैसे आपने कहा कि जब से बिल्डर लॉबी आई है, जब से एसआरए स्कीम आई है, तो हमको जो है गुलाम बन के ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। हमको अपनी जो है ज़रूरत की चीज़ें उनके सामने रखनी पड़ रही है। देखो हमारे चैम्बर बह रहे हैं, हम जो है झोपड़पट्टी के अंदर रहते थे, हमको याद है हमारा बचपन निकल गया कि 3 घंटा बारिश होने के बावजूद बाद में भी जो है वो वहाँ पर ड्रेनेज बाहर बहते नहीं थे। और यहाँ पर जो आधी घंटा जो है वाटर लॉगिंग होता है तो घरों के अंदर से जो है पूरा गंदगी निकल के चैम्बर के अंदर से वो घरों के अंदर दाखिल हो जाती है। ये तो बात रही बुनियादी समस्याओं की। मुंबई महानगर पालिका में जितने भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं, मैं बतौर एमआईएम का उम्मीदवार आसिफ साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक नगर सेवक का अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है? एक नगर सेवक के अधिकार क्षेत्र में देखो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है। देखो सबसे पहले जो है नगर सेवक के ऊपर जो है यही बात है कि उनकी जो है नगर सेवक का जो फंड होता है, नगर सेवक का जो काम होता है वो तो ये होता है कि लोगों के पास जो है इलाकों के अंदर गंदगी न रहे, लोगों के पास जो है सड़कें उनकी अच्छी रहे, लोगों के इलाज के लिए चैरिटेबल जो हॉस्पिटल्स हुए जिससे कि गरीब जो अपना इलाज कर सके, एजुकेशन के लिए जो ट्रस्ट होवे जिससे लोग अपनी जो है अपनी एजुकेशन हासिल कर सके, ये सब चीज़ें यहाँ पर कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है मुंबई जो है रोशनाई का शहर कहलाता है, और यहाँ पर ये रोशनाई के शहर में अंदर आप देखो कि हम अंधेरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बाहर से लेकर हमारी लाइफ जो सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो मेरी ये कोशिश होगी कि ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन के लाइन से, हेल्थ के लाइन से और लोगों के अंदर जो इंटीरियर जो प्रॉब्लम्स है उनके लाइन से मैं पूरी मेहनत करूँगा। और उसी के साथ जैसे रफत हुसैन साहब ने अभी कहा कि बिल्डर लॉबी ने जो खिलवाड़ किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कुल मिला के मुंबई 7 अट्टालिकाओं पे खड़ी मुंबई, जिसका सौंदर्य, जिसका आकर्षण देखते ही बनता है, और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर सैलानी आते हैं यहाँ पर सैर सपाटे के लिए। लेकिन अब ना वो समय रहा और ना अब वो हाल रहा। देखते ही देखते ये आर्थिक राजधानी बन रहा है कंक्रीट का जंगल। यहाँ पर कुदरती चीज़ों से जो खिलवाड़ किया गया, तमाम जो चीज़ें हैं, बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो बड़े पैमाने पर इसका अभाव है। और 2 पार्टियाँ जो बृहन मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर 25 सालों से बैठी हुई है, अब वो दोनों के याराना दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। एक दूसरे के गले मिलने वाले अब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर आमादा हो चुके हैं। बात चाहे शिवसेना की हो, पिछले दिनों हमने सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये सुना था कि मुंबई महानगर पालिका में पिछले 7 सालों से ऑडिट ही नहीं किया गया।
अब सवाल वही कि जनता ये जानना चाहती है कि जब पिछले 7 सालों से ऑडिट नहीं किया गया तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी आखिर थी कहाँ, और बतौर विपक्ष की भूमिका निभाने वाली वो कांग्रेस पार्टी आखिर कहाँ थी। चूंकि कहा जाता है कि सत्ता पक्ष जितना मजबूत होता है उतना ही मजबूत विपक्ष होना चाहिए। यदि विपक्ष सशक्त भूमिका निभाता है तो यकीनन सत्ता पक्ष की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि वह गलत कोई निर्णय ले सके। और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहिए। साहब ये बताइए, MIM को वोट क्यों देना चाहिए, आपके उम्मीदवार को वोट क्यों देना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्या काम किया 5 साल में मुझे पहली बार दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई एक काम गिना दीजिए जिसको देखने के बाद कम से कम ये निर्णय लिया जा सके कि उनको वोट देना चाहिए। आप MIM का कैंडिडेट खड़ा होने के बाद पहली बार यहाँ पर आए हैं, अगर कैंडिडेट के बारे में जायज़ा लेना चाहते आप तो उनके सोशल वर्क पहले गिन लिए होते, जाके पब्लिक से यहाँ के आवाम से पूछ लिया होता तो आपको पता चलता कि उन्होंने क्या काम किए हैं। अब MIM को वोट क्यों देना चाहिए उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां रही जिन्होंने सत्ता पर राज किया अभी तक बैठ के, उन लोगों ने क्या काम किया ऐसा जिसकी बुनियाद पे हम उनकी तरफ ज़रा सा भी फेवर करके बोले कि हम उनको वोट देना चाहते हैं बोल के, जब इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया है। और MIM साफ छवि की पार्टी है और यहाँ पर आकर वो बता रही है कि हम हैदराबाद से निकल के अगर महाराष्ट्र में आए हैं तो अपने काम की बुनियाद पर हैदराबाद में जो उन्होंने काम किया है उनकी मिसालें देते हैं वो लोग कि आज एशिया खंड का सबसे हाइजीनिक, क्लीन और सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल सर्विस अगर दे रहा है ओवैसी हॉस्पिटल है। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एशिया खंड की बात कर रहा हूँ। उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे स्कूल्स हैं वो यहाँ पर हमारे बच्चों को 20,000 25,000 रुपये मंथली फीस भर के भी वो स्टडी नहीं मिलती है। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एक हाथ गाड़ी ढकलने वाले का बच्चा भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है। ये काम लेकर हैदराबाद से MIM यहाँ पर आई है महाराष्ट्र में, तो हम ये चाहते हैं कि वही काम यहाँ पर भी होना चाहिए जिसके वो लोग वादे कर रहे हैं, और हमको भरोसा है कि वो लोग यहाँ पर भी करके देंगे। इसके लिए हम चाहते हैं कि MIM को वोट दिया जाए, उनके कैंडिडेट्स को जिताया जाए। बतौर युवा खास करके युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को तो संदेश देने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी की हमारी जो तोप है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो अपने जलसों में निरंतर बताते आ रहे हैं सारी चीज़ें और सारे मैसेजेस अपने आप सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए यंग जनरेशन तक पहुंच रहे हैं। जितना यंग जनरेशन आज के दौर में पॉलिटिक्स को और ख़ासकर इंडियन पॉलिटिक्स को समझ रही है उतना अभी तक किसी ने नहीं समझा है, और वो समझती है कि MIM के आने से क्या फ़र्क पड़ता है और कितना फ़ायदा आवाम का होगा। कुछ पल के लिए मान लिया जाए कि MIM के कार्यकर्ता है, MIM के नेता है, तो जाहिर सी बात है MIM की बड़ाई करेंगे। लेकिन अगर इनकी बातों में 10% भी सच्चाई है तो यकीनन पिछला इतिहास यदि देखा जाए सोलापुर का, तो वहाँ बड़े पैमाने पर MIM ने जीत दर्ज कराई है, और उसी तर्ज पर मुंबई महानगर पालिका में अब ये अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेसी खेमे में जो बौखलाहट है वो भी आसानी से देखी जा सकती है। वैसे वार्ड 97 में कुल 16 उम्मीदवार हैं। बात चाहे कांग्रेस की हो अर्जुन उज्ज्वला सिंह, बात भारतीय जनता पार्टी की हो हेतल गाला, शिवसेना की हो सुनील वसंत मोरे, इसी तरह तमाम वो उम्मीदवार जो हैं वो भी टकटकी लगाकर बैठे हैं, उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। और हर उस उम्मीदवार से जब पूछा जाता है कि उसका चुनावी हाल क्या है तो वो हंसता है और उसके चेहरे की मुस्कान बताती है कि पूरा आत्मविश्वास से वो लवरेज है। हर कोई उम्मीदवार जीत रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि चाहे 10 उम्मीदवार लड़े या 20 लड़े, जीतेगा तो एक ही। अब वो सर किसका होगा, ताज किसके सिर पर होगा, इस वार्ड 97 का किंग कौन होगा, ये तय करेगी वार्ड 97 की जनता। यहाँ बड़े पैमाने पर गुजराती, मराठी, उत्तर भारतीय, मुस्लिम, तमाम समुदाय, यानी एक तरह से यदि सर्वधर्म समभाव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वही वार्ड है जब साल 1992 में मुंबई में जब दंगे हुए थे तो ये पूरा का पूरा इलाका शांत रहा था। यहाँ दंगे की ऐसी कोई भी घटना सुनने में नहीं आई थी। एक एक करके युवाओं से जानेंगे। आप बतौर युवा क्या सोचते हो मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर? मुंबई महानगर पालिका के अंदर MIM नहीं बैठना ही चाहिए। MIM आप क्या कहेंगे? MIM क्यों बैठना चाहिए ये भी तो पूछो सर आप। यही तो कब से पूछ रहा MIM क्यों बैठना चाहिए? क्यों बैठना चाहिए? हैदराबाद का जो काम हुआ है साहब आप जाके देखिए। आपने देखा?
साहब में हम जो एरिया से आए हैं महाराष्ट्र के, हमारे एरिया में पहली बार 4 कॉर्पोरेटर चुन के आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद पिंजारी साहब। साजिद साहब कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र के किस? महाराष्ट्र से नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से है हम। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जो अभी बात किए। कुल मिला के अभी तक तो ये समझ में आ रहा था कि ये तमाम लोग वार्ड 97 के हैं, लेकिन MIM को जीत हासिल करवाने के लिए महाराष्ट्र का कोई कोना बाकी नहीं रह गया है। और अमूमन यही स्थिति हर उस इलाके में है। हम बात करना चाहेंगे विधानसभा चुनाव की। एडवोकेट इस तरीके से वारिस पठान ने अपनी जीत वहां सुनिश्चित की, किसी को उम्मीद तक नहीं था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने कईयों के जो चुपड़े हैं वो साफ कर दिए। आप कुछ कहना चाहते हैं जनाब? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने बोला कि ऐसा क्या करेगी, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा। आसिफ तनवर साहब जब जीत के जाएंगे, मैं समझता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है और उसके बाद जो हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, 90 दिन के अंदर गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आसिफ तनवर साहब उस काम को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट भी करके दिखाएंगे। और जो SRA स्कीम के तहत लोग जो परेशान है ना, जो आज हालत उनकी इतनी ख़राब है, कितने लोग तो इंतकाल हो चुका है। ये कांग्रेस के जो MLA MP जो उस वक्त थे यहाँ पर, कहीं जोश में आके आप होश तो नहीं खो रहे हैं? नहीं सरकार, मैं अल्हम्दुलिल्लाह होश में हूँ पूरे। और ये होश की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पिछले सालों साल से हमने देखा है, वोट लेने के बाद 5 साल तक गुल हमें ढूंढना पड़ता है उस नगर सेवक को। वो नगर सेवक हमारे एरिया में आता नहीं। जितनी भी परेशानी हुई, जितना भी कोई भी तकलीफ आती है, हम ही लोग सोशल वर्कर हैं। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में तो बाद में जुड़े, 25 साल से लोक अधिकार में NGO से काम करते रहे, उसके लिए काम करते रहे। लेकिन हमने जब देखा कौम के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुसलमानों की आवाज़ बनके पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है, और बड़े बड़े मुद्दे नहीं, हमने खुद जाके हैदराबाद में देखा है। वोटिंग का जो पैमाना होता है बहुत कम होता है, और ये पैमाना बढ़े, इसके लिए आपने कोई जागरूकता अभियान फैलाया? ये क्वेश्चन आपका सबसे लाजवाब है। हमारे यहाँ पर लगभग 13,000 मुसलमान वोटिंग है 97 वार्ड में, और इस बार ये भी हिस्ट्री में होगा कि सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग हुई है तो वो हमारी EPO में आपको दिखेगी। 95% लोगों को उतार के वोट कराएंगे हम। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है इनके भीतर। वैसे मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है कोई छोटा चुनाव नहीं है, क्योंकि ये मुंबई महानगर पालिका भी कोई छोटी संस्थान नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका, जिसका सालाना आर्थिक बजट 37,000 करोड़ से भी अधिक का है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और अब स्थानीय निकाय चुनाव, इसलिए स्थानीय निकाय चुनाव को कुछ ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे समय की काफ़ी कमी है। हमने कई वार्डों का जायजा लिया है, 97 के कई उम्मीदवारों से हम मुखातिब हुए हैं और उनसे आपको तारुफ कराया है। देखना होगा कि इसमें कितना दम है, किसके सिर पर होगा ताज और कौन होगा वार्ड 97 का किंग। फिलहाल हमारे इस आज के सफर में दूसरे वार्ड में जाएंगे।